हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मदन धाकड़। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना अच्छे से पढ़ा सारी चीज़ों को, वीडियो को इतना आप प्यार दे रहे हैं, फैला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स भी मैं आपके पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हर चीज़ के लिए। अपना जो छोटा सा परिवार है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इस बात की खुशी भी है। दोस्तों, वीडियो की सीरीज में हम कोशिका की बात कर रहे थे, हमने बहुत डिस्कस किया था, बहुत कुछ डिस्कस किया था, और आगे इस श्रृंखला में हम और बढ़ते हैं और हम आज पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहिएगा, तो ताकि आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आए। और इसी के क्रम में, इसी की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर के बाद कोशिका विभाजन। शुरुआत करते हैं बिना देर किए। हेडिंग डालेंगे दोस्तों कॉपी में, आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो आप एक तरफ लिखेंगे पादप कोशिका और दूसरी तरफ आप हेडिंग डालेंगे पादप कोशिका को क्या लिखते हैं, प्लांट सेल। दूसरी तरफ आप हेडिंग डालेंगे जंतु कोशिका। क्या डालेंगे, जंतु कोशिका। वो जंतु कोशिका को कहा जाता है एनिमल सेल। क्या कहते हैं हम, एनिमल सेल। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पहली बात क्या हो सकती है, आपने जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने बताया था कि प्लांट कोशिका भित्ति या सेल वॉल किस में मिलेगी, केवल पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में मिलेगी या नहीं, तो आप बोलेंगे कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। याद आया कुछ, क्या बोला था आपने, सेल वॉल। सेल वॉल पाई जाती है और यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या बात समझ में आई। दूसरी बात हमने करी थी यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट के क्रम में आप यहाँ साइड में लिख सकते हो लवक या प्लास्टिड। तो लवक कहाँ पाए जाते हैं, पादपों में, जंतुओं में नहीं पाए जाते थे। तीसरी बात करी थी हमने सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम हिंदी में बोला जाता है तारक काय। तो तारक काय किस में पाया जाता है, केवल जंतुओं में पाया जाता है, पादपों में तारक काय नहीं पाया जाता। हर चीज थोड़ी दे सकते पादपों को हम, तो हमने दिया था कोशिका भित्ति, यहाँ जंतुओं में नहीं पाई जाती। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पादप कोशिका में, जंतुओं में नहीं पाया जाता। और सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। फिर हम आगे बात करते हैं भोजन का संग्रहण। भोजन संग्रहण, भोजन संग्रहण पादप किस रूप में करते हैं, बताइए आप लोग। भोजन संग्रहण पादप किस रूप में करते हैं, तो आप बोलेंगे स्टार्च के रूप में। स्टार्च को क्या बोल सकते हैं, मांड या मंड, ठीक है, स्टार्च। भोजन का संग्रहण पौधे जो हुए हैं स्टार्च के रूप में करते हैं। और जंतु भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं, भोजन का संग्रहण या भोजन संग्रहण किस रूप में करते हैं मेरे भाइयों, ये करते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में। जब आप उपवास करते हो ना, तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल करके आपको ऊर्जा देता रहता है। फिर आप सभी को पता है कि पादप कैसे होते हैं, स्वपोषी। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रोपी, ऑटोट्रोपी होते हैं, ठीक है, स्वपोषी होते हैं। और ये कैसे होते हैं, परपोषी, यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले। पौधे होते हैं स्वपोषी और जंतु कैसे होते हैं, परपोषी, ठीक है। और लास्ट हमारा अंतर बच जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा स्पेस है क्या, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर पादप कोशिका में लाइसोसोम की बात करते हैं, तो लाइसोसोम क्या होते हैं, कम होता है। लाइसोसोम क्या होता है, कम होता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम क्या होता है, कम होता है। और जंतु कोशिका में लाइसोसोम क्या होता है, ज्यादा होता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम क्या होता है, कम होता है। और जंतु कोशिका में क्या होता है, ज्यादा होता है। और पादप कोशिका की आकृति कैसी होती है, आयताकार। कैसी होती है, आयताकार, आयताकार होती है, ठीक है। और एनिमल सेल की कैसी होती है, गोलाकार, 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 ठीक है। गोलाकार को क्या लिखते हैं अपन, राउंड शेप, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, रेक्टेंगल। क्या लिखते हैं मेरे भाइयों, रेक्टेंगल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ बोलेंगे, प्लांट सेल की बात करेंगे और एनिमल सेल की बात करेंगे। प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति,
कोशिका भित्ति इसमें मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट या लवक, इसमें मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तीसरा क्या पाया जाता है? तीसरा पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। वेरी गुड। भोजन का संग्रहण पौधे किस रूप में करते हैं? स्टार्च, और उसी को क्या बोलते हैं? मंड या मांड बोल देते हैं। तो या जंतु अपना भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। और पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी। और पौधे जंतु कैसे होते हैं? परपोषी, दूसरों पर आश्रित रहने वाले। लाइसोसोम क्या होते हैं? पौधों में कम होते हैं, और जंतु में लाइसोसोम क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और पौधों की कोशिका की आकृति कैसी होती है? आयताकार, रेक्टेंगल। और जंतु की कैसी होती है? गोलाकार होती है, राउंड शेप होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कोशिका विभाजन, ठीक है, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन को क्या लिखा जाता है मेरे भाइयों? सेल डिवीजन। क्या लिखा जाता है? सेल डिवीजन लिखा जाता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूं कि कोशिका विभाजन को किसने देखा था? 1855 की बात करते हैं। 1855 में देखा था विरचॉव ने। विरचॉव, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब मैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत पढ़ा रहा था, ठीक है। तो 1855 में विरचॉव ने कोशिका विभाजन की खोज करी थी, आप बोल सकते हो, या उन्होंने सर्वप्रथम देखा था, ठीक है। और अगर बात करें कि इसको ऑब्जर्व किसने किया था? ऑब्जर्व्ड, सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया था, तो वो किया गया था, उन साइंटिस्ट का नाम है आपका फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग ने सबसे पहले कोशिका विभाजन को ऑब्जर्व किया था। और तीसरी बात यहाँ से निकल के आती है गहन अध्ययन, डीपली स्टडी। गहन अध्ययन किसने किया था? तो आप बोलेंगे बेलर, बेलर, ठीक है। ये देखिए, तो 3 साइंटिस्ट हो गए हमारे सामने। कौन कौन से? कोशिका विभाजन की खोज का श्रेय सबसे पहले 1855 में किसके पास जाता है? विरचॉव के पास जाता है। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व्ड किसने किया था? फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और गहन स्टडी या गहन अध्ययन किसने किया था? तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? बेलर के द्वारा किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों कोशिका विभाजन ऐसा नहीं कि कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, कंप्लीट होने के बाद दोस्तों पुनः शुरू हो जाता है, एक साइकिल चलती रहती है। तो इससे हम बोल सकते हैं सेल साइकिल। क्या बोल सकते हैं? सेल साइकिल बोल सकते हैं। इसे हिंदी में लिखा जाता है कोशिका चक्र। क्या लिखा जाता है? कोशिका चक्र लिखा जाता है। और कोशिका चक्र 2 चरणों में पूरा होता है। एक चरण होता है इंटरफेज। क्या होता है? इंटरफेज, ठीक है। अंत्यावस्था बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? विश्राम अवस्था। विश्राम अवस्था यानी कोशिका के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, अंदर से हो रही है, बाहर से कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है, मतलब बाहर से विश्राम अवस्था में दिखाई दे रही है। इसे बोला जाता है इंटरफेज, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा, जिसे दूसरा नाम होता है एम फेज। दूसरा कौन सा होता है? एम फेज होता है, ठीक है। चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। इंटरफेज क्या होता है? दोस्तों इंटरफेज विश्राम अवस्था में कोशिका के अंदर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। यहाँ पर 3 एक्टिविटी होती रहती है। सबसे पहले यहाँ पर चलता है, इंटरफेज की बात करें, विश्राम अवस्था की बात करें, तो यहाँ पर होता है जीवन फेज। जीवन फेज। यहाँ पर बात करें एस फेज, और यहाँ की बात करें तो यहाँ चलता है G2 फेज। फेज का मतलब होता है दोस्तों अवस्था, ठीक है। जीवन फेज
एस फेस G2 फेस, गैप 1 फेस भी बोल सकते हैं या जनरेशन फर्स्ट भी बोल सकते हैं। तो गैप 1 सिंथेसिस फेस, एस यानी सिंथेसिस निर्माण संश्लेषणकारी, और G2 यानी गैप 2 फेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस फेस में क्या होता है, इस फेस में क्या होता है, कोशिका के अंदर कोशिका तैयार होती है, कोशिका के अंदर बायोलॉजिकली एक्टिविटी होती रहती है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, यानी उपापचयी रूप से कोशिका सक्रिय होती है। ठीक है, सक्रिय होती है मतलब कोशिका के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। कोशिका के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हो रहा है कि कोशिका के अंदर कुछ चीज़ें टूट भी रही है और कुछ चीज़ें बन भी रही है, इसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। इसमें चीज़ें अपचय और उपचय होता है। उपचय यानी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, अपचय यानी चीज़ें टूट रही है। इन दोनों को मिला दें तो अपचय और उपचय उपापचय। तो जीवन फेस कोशिका की वह फेस होती है जिसमें बाहर से देखने पर कुछ पता नहीं चलता, जबकि अंदर कोशिका तैयार होती है उपापचय रूप से। ठीक है दोस्तों, फिर आता है एस फेस। एस का मतलब होता है सिंथेसिस यानी संश्लेषणी निर्माण, यानी यहाँ पर निर्माण होता है डीएनए का, तो हम बोल सकते हैं कि डीएनए निर्माण, या इसी को बोल सकते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, कोशिका जब उपापचय रूप से सक्रिय हो जाती है तो फिर उसमें शुरू होता है डीएनए का निर्माण, डीएनए डबल हो रहा है ताकि कोशिका का विभाजन हो सके। ठीक है दोस्तों, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपने जैसी और फोटोकॉपी बनाना। तो एस फेस में क्या होता है, तो हम बोलेंगे डीएनए का निर्माण होता है। फिर आता है G2 फेस। तो G2 फेस में क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन निर्माण। तो प्रोटीन निर्माण की प्रोसेस कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होती है, तो आपका जवाब होगा सर G2 फेस में। तो G2 फेस में क्या बनेगा, प्रोटीन। एस फेस में क्या बनेगा, डीएनए। और उपापचय रूप से सक्रिय कब होगी, तो जीवन फेस। और इन तीनों को एक शब्द में बोलेंगे इंटरफेस विश्रामावस्था। जब ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाती है तो फिर चलती हमारी एम फेस। क्या बात समझ पाए। एम फेस की बात करते हैं तो दोस्तों एम फेस में भी कुछ चलती है, 4 प्रकार की छोटी छोटी साइकिलें चलती है जिसमें कोशिका विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो उनको भी हम डिटेल करेंगे, पर पहले आप समझ लो कि ये कितने चरणों में पूरा होता है। दोस्तों ये 2 चरणों में पूरा होता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है नीचे तक, 2 चरणों में पूरा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एम फेस की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा। जब केंद्रक एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बन जाएंगे तो कोशिका बीच में से अलग हो जाएगी, यानी सबसे पहले केंद्रक का विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो यहाँ पर पहली अवस्था में क्या होगा, केंद्रक का विभाजन। क्या होगा दोस्तों, केंद्रक का विभाजन होगा। और दूसरी बात में क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है दोस्तों, तो एम फेस कितने चरणों में पूरी हुई, तो आप बोलेंगे केंद्र 2 चरणों में, एक चरण में केंद्र का विभाजन हुआ, तो दूसरे चरण में क्या हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है दोस्तों, तो इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। तो थोड़ा डीप चल रहा है परंतु व्यवस्थित चीजें एक ही बार करना है, तो अच्छे से करो प्यार से। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, लिया स्क्रीनशॉट आपने, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। कोशिका विभाजन की बात करें तो 1855 में सबसे पहले विर्चोव ने कोशिका विभाजन को देखा था, ऑब्जर्व किया था फ्लेमिंग ने, और गहन अध्ययन का श्रेय जाता है बेलर को। अपने को केवल याद करना है कैसे क्या करा, किसने कैसे कितनी माथाफोड़ी करी, कोई लेना देना नहीं अपने को। कोशिका चक्र
चलता रहता है, कोशिका विभाजित होती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से चलती रहती है। तो कोशिका चक्र 2 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले विश्राम अवस्था शुरू होती है और विश्राम अवस्था में 3 अवस्था होती है। पहला उपापचयी रूप से सक्रिय होगी, उसे बोलेंगे जीवन, फिर डीएनए बनेगा, फिर उसको बोलेंगे एस फेस, फिर प्रोटीन बनेगा, फिर उसको बोलेंगे G2 फेस। जैसे ही कंप्लीट होगा स्टार्ट हो जाएगी हमारी एम फेस। एम फेस में सबसे पहले शुरू होगा केंद्र का विभाजन। जब केंद्र विभाजित होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, चलिए यहां पर हमारे पास था केंद्र का विभाजन। बहुत आईएमपी बात चल रही है दोस्तों, ध्यान सुनना। और एक तरफ था हमारा कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो 2 घटना घटी हमारे जीवन में। आप बोलेंगे सर कौन कौन सी? तो पहली घटना में तो आपने क्या घटाया, केंद्र का विभाजन, और दूसरी घटना में क्या घटाया, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो केंद्र के विभाजन का नाम क्या है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। केंद्र का विभाजन क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। क्या नाम देंगे आप? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एक वह विधि है, वह प्रोसेस है जिसमें किसका विभाजन होता है, केंद्र का विभाजन होता है। और दूसरा हुआ हमारा कोशिका द्रव्य का विभाजन, और उसका नाम देंगे साइटोकाइनेसिस। क्या नाम देंगे? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस को इंग्लिश में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और कैरियोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? केंद्र का विभाजन होता है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब केंद्र के विभाजन के लिए अवस्था की बात करते हैं। केंद्र के विभाजन के लिए क्या बात करेंगे? अवस्था, यानी फेस की बात करते हैं। तो केंद्र का विभाजन कितने अवस्था में, चरणों में, फेस में पूरा हो जाता है? तो आप बोलेंगे 4 चरणों में सर पूरा हो जाता है। कैसे? देखो बेटा जी, पहला होता है आपका प्रोफेज। दूसरा होता है प्रोफेज, के बाद आता है मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन 4 चरणों में क्या होता है? केंद्र का विभाजन। इन 4 चरणों की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या बात समझ में आई? तो केंद्र का विभाजन जो विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, और ये कैरियोकाइनेसिस कितने चरणों में पूरा हुआ? 4। या केंद्र का विभाजन कितने चरणों में पूरा हुआ? 4। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ठीक है, हिंदी में शायद बोलते हैं इन्हें प्रोफेज। थोड़ा हिंदी आप देख लेना, मध्यावस्था, अंत्यावस्था, उत्तरावस्था, जो भी हिंदी थोड़ी सी इसकी टफ है, आप इंग्लिश में थोड़ा सा याद करना है इनको। ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा मतलब पहले कितनी कोशिका थी? 1, और अब कितनी कोशिका बन गई? अब बन गई दोस्तों 2 कोशिका बन गई। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। लिया दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम बात करेंगे
कोशिका विभाजन के प्रकार की। कितने प्रकार का होता है बताइए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, वीडियो देखने के बाद में, वीडियो देखने के जैसे ही मैंने बात कही तभी आपको रिप्लाई करना है, पता चले बाद में तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, चलिए कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कोशिका विभाजन के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। दो प्रकार कौन कौन से सर? एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। परंतु बहुत छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक जो एनिमल होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, शैवाल, फंगस, तो इनमें एक अलग प्रकार का विशिष्ट प्रकार का विभाजन होता है जिसे बोला जाता है असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस डिवीजन। तो उसको भी हम साथ में कर गए। इस प्रकार से हमारे पास कितने प्रकार के विभाजन हो जाएंगे? 3 प्रकार के विभाजन हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेल डिवीजन टाइप, सेल डिवीजन टाइप। ठीक है, तो सेल डिवीजन टाइप में सबसे पहले हम टाइप पढ़ने वाले हैं अमाइटोसिस डिवीजन, क्योंकि ये छोटा सा पहले निपटा दो छोटे को। पहला होता है हमारा असूत्री विभाजन। पहला कौन सा हो गया? असूत्री विभाजन। दूसरा कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन। और तीसरा कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो आपके पास मित्रों 3 प्रकार का कोशिका विभाजन हो गया, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और तीसरा प्रकार जो आपके पास हो गया वो अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, 3 प्रकार के विभाजन में कोई समस्या तो नहीं है? देख लीजिए एक बार आप, सही लिखा है बोर्ड पे? चलिए, अब तीनों प्रकार की कोशिका विभाजन को जब इंग्लिश में देखें तो कुछ इस तरह से इनको लिखा जाएगा। इसे लिखा जाता है अमाइटोसिस डिवीजन, और इसे लिखा जाता है माइटोसिस डिवीजन, और इसे लिखा जाता है मियोसिस डिवीजन। क्या बात समझ पाई दोस्तों? तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार के विभाजन हो गए, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और तीसरा प्रकार हो जाता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले इसकी खोज किसने करी थी? तो आप बोलेंगे सर रिमेक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले किसकी खोज करी? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन या अमाइटोसिस डिवीजन का जो नाम है, नाम किसने दिया था? तो आप बोलेंगे फ्लेमिंग। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने नाम दिया था। और ये किस में होता है? तो आप बोलेंगे सर बहुत कम विकसित, अल्प विकसित जीवों में होता है। तो अगली बात क्या हो जाएगी? अल्प विकसित जीवों में होता है। अल्प विकसित जीवों में होता है। किस में होता है दोस्तों? अल्प विकसित जीवों में होता है। बहुत ही कम विकसित जीव होते हैं, अल्प विकसित जीवों में होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ताकि आपको दिमाग में रहे। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंगस यानी आप क्या बोल सकते हो? कवक, ठीक है, और एल्गी यानी शैवाल, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गई, और कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके ईस्ट समझते हैं आप, जिसको आप खमीर बोलते हैं, खमीर, ठीक है। ईस्ट के अलावा और हो जाता है आपका अमीबा, ठीक है। ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें न तो समसूत्री विभाजन होता है न अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन जीवों में एक विशेष प्रकार का विभाजन पाया जाता है जिसे नाम दिया जाता है असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस डिवीजन। खोज किसने करी थी? रिमैक ने। नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। किन जीवों में होता है? अल्प विकसित जीवों में होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा नाम कट रहा है, देख लेना है ना। अमीबा को हिंदी में लिखा है नीचे अमीबा,
तो यीस्ट, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, यीस्ट और अमीबा, इन जीवों में कैसा विभाजन होता है दोस्तों? असूत्री विभाजन होता है। यहाँ से इतनी जानकारी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, इतना हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इधर इन दोनों को अच्छे से डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए इनको पढ़ना शुरू करते हैं। हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे, ताकि हमारे पास एक पर्याप्त बोर्ड रहेगा तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे इन चीज़ों को। स्क्रीनशॉट लिया आपने? चलिए, अब हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। अब हम किसको पढ़ेंगे? समसूत्री विभाजन को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं समसूत्री विभाजन। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन को क्या लिखा जाता है मेरे भाइयों? माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन। सबसे पहले खोज की बात करूं तो इसकी खोज किसने करी थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए फ्लेमिंग। किसने करी थी? फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। समसूत्री विभाजन की खोज किसने करी थी? फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और नाम भी इन्हीं फ्लेमिंग ने ही दिया था। नाम और खोज और नाम दोनों का काम किसने करा था? फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अब हम काम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात बता देना चाह रहा हूं कि समसूत्री विभाजन होता किन कोशिकाओं में? तो आपके शरीर की संपूर्ण कोशिका, जैसे जो विकसित जीव होते हैं ना, विकसित जीव जो जैसे आंखों से देख सकते हैं, पेड़ हो गया, पौधे हो गए, गाय, बकरी, भैंस, ऊंट, जितने भी विकसित जीव होते हैं, तो विकसित जीवों में कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो पहली बात मैं लिख दे रहा हूं कि विकसित जीवों में, या फिर ब्रैकेट में ऐसा भी लिख सकता हूं कि यूकेरियोटिक कोशिका, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका होती है विकसित जीवों में। यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो विकसित जीवों में या यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीवों में होती है। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है? विकसित जीवों में या यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीवों में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों। और इनमें भी कहां होता है? तो आप बोलेंगे कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। और कायिक कोशिका को कहा जाता है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल जो हमारे शरीर की संपूर्ण सेल हैं, कान की, आंख की, नाक की, गले की, हाथ की, पैर की, जितनी भी कोशिका हैं, काया मतलब शरीर, कायिक है ना। तो कायिक कोशिका में, सोमेटिक सेल में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगली बात लिखेंगे, एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी? ओनली 2। एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। यहां पर एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है दोस्तों? एक कोशिका से केवल 2 कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। एक सेल से 2 सेल बनती है। ये देखिए, ये एक सेल है, यहां से विभाजन होगा तो कितना होगा? 2 सेल में ये बन जाएगी। ये हो गया संतति कोशिका, ये हो गया मात्र कोशिका। और इन दोनों को आप नाम दे देते हो संतति कोशिका। संतति कोशिका हिंदी में लिख लेते हो डॉटर सेल, और इसे हिंदी में लिख लेते हो मदर सेल। ठीक है, यहाँ क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी? 46। और यहाँ पर दोनों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी आएगी? 46। यानी विभाजन के बाद जो नई कोशिका बनी उसमें उतने ही क्रोमोसोम थे जितने उनकी मात्र कोशिका में थे। संतति कोशिका में उतने ही क्रोमोसोम जाएंगे जितने की मात्र कोशिका में थे। ठीक है, चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, समसूत्री विभाजन की खोज और नाम का श्रेय जाता है फ्लेमिंग के पास। सभी विकसित जीवों में होता है। यूकेरियोटिक कोशिका वाले जो जीवों में होता है उसमें कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। और मोस्ट आईएमपी वाला पॉइंट क्या है
कि काई कोशिका में होता है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल यानी शरीर की संपूर्ण कोशिका केवल जनन कोशिका को छोड़ करके, हाथ, कान, नाक, गला, पेट सभी जगह की कोशिका कौन सी है? काई कोशिका है। और एक कोशिका विभाजित होती है तो कितनी कोशिका बनती है? 2 कोशिका बनती है। एक कोशिका विभाजित होती है तो 2 कोशिका बनती है। और मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं, संतति कोशिका में उतने ही गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र यहाँ पर है और 46 गुणसूत्र इन दोनों में भी है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से नोट्स बनाना। फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं कि मुझे बताइए कि आपको चोट लगी है तो घाव भरने में या घाव को भरने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? घाव भरने में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो आप बताओ, घाव भरने में कैसा कोशिका विभाजन होता है? कैंसर में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? घाव भरने में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? कैंसर में, शरीर निर्माण में मतलब जैसे आप स्टार्टिंग में छोटे से, तो आप आज जो पहाड़ जैसा शरीर लेके खड़े हो तो वो शरीर का निर्माण हुआ तो कैसी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप हुआ? या कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री या अर्धसूत्री? तो देखो दोस्तों, तीनों में हमारा जवाब समान आएगा। तो घाव भरने में समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। माइटोसिस डिवीजन। कैंसर में समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है दोस्तों? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो। और शरीर निर्माण में भी, शरीर का निर्माण किन कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है? तो काई कोशिका में। कौन सा विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन। शरीर निर्माण में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, लीजिए इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हेडिंग डालेंगे आप अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन को लिखा जाता है मेरे भाइयों मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन क्या लिखा जाता है? मियोसिस डिवीजन लिखा जाता है। मियोसिस डिवीजन लिखा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले किन कोशिका में होता है? तो आपका जवाब पुनः सेम आना चाहिए कि सर यह विभाजन तो विकसित जीवों में होता है। विकसित जीवों में या फिर बोल सकते हैं यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीवों में, यूकेरियोटिक कोशिका में। ठीक है, पहली बात हो गई। अब बहुत ही आईएमपी, मोस्ट आईएमपी जिसे आप बोल सकते हो, जहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहां से क्या प्रश्न बन सकता है? दूसरा, जनन कोशिकाओं में तो जनन कोशिका में कैसा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। जनन कोशिका को ही बोला जाता है जर्म सेल। लैंगिक कोशिका, इसे क्या बोलेंगे? लैंगिक कोशिका, सेक्स सेल। ठीक है, इतने सारे नाम है। तो जनन कोशिका, जर्म सेल, लैंगिक कोशिका, है ना। यह सेक्स सेल में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और अगली बात करें तो यहां एक कोशिका से 4 नई कोशिका बनती है। एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका से मेरे भाइयों 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कुछ इस तरह से, एक कोशिका थी, पहला चरण चला तो यहां पर 2 बन गई। ठीक है, फिर इन दोनों से अगली प्रोसेस चली
फिर 2 बन गए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। और ये 2, ठीक है, दिख पा रहा है नीचे तक। चलिए, तो ये थी मात्र कोशिका, मात्र कोशिका। और फाइनली ये सभी के सभी क्या निकली? संतति कोशिका, संतति कोशिका, मात्र कोशिका और संतति कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर क्रोमोसोम कितने थे? 46। और यहां पर कितने हो गए? 23। और यहां पर कितने हो गए? 23 ही रहेंगे। तो देखो, ये बीच वाली स्टेप को भूल जाना। एक से जब कोशिका विभाजन चक्र पूरा हुआ, 1 2 3 4 बन, एक से टोटल एंड तक कितनी बन गई हमारी? 4 बन गई। और स्टार्टिंग में गुणसूत्र कितने थे? 46। और फिर घटते घटते कितने हो गए? आधे। ठीक है, तो ये 46 है और ये क्या है? 23 है। ठीक है, तो ये एक द्विगुणित कोशिका है, द्विगुणित कोशिका। ये कैसी कोशिका है? द्विगुणित कोशिका। एक द्विगुणित कोशिका से ये 4 अगुणित कोशिका बनती है, अगुणित कोशिका बनती है, अगुणित कोशिका बनती है। अब आपने देखा होगा इसमें कि सर 1 से पहले 2 बनी, फिर 2 से फिर वापिस से ये टोटल 4 बन गई। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर चरण कितने चढ़ गए? 2 चरण हो गए। पहला चरण ये था और यहाँ से दूसरा चरण। इसका मतलब ये कि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में पूरा होता है? 2 चरणों में। प्रथम चरण में और फिर यहाँ से द्वितीय चरण में। सर हमने एक और बात देखा, नोटिस किया कि यहाँ से 46 से आधे आधे हो गए, तो यहाँ से फिर आधे आधे क्यों ना हुए? देखो दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, इसी वजह से नाम दिया गया अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम चरण में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, और दूसरा चरण जैसे चालू होता है तो क्रोमोसोम की संख्या समान हो जाती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, याद रखना, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। या अब बहुत काम की चीज है, इसे आप अर्धसूत्री विभाजन बोल सकते हो और यहां से वाला आप बोल सकते हो समसूत्री विभाजन। यानी अर्धसूत्री विभाजन का पहला चरण, अर्धसूत्री विभाजन का पहला चरण अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। और अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दूसरे चरण में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम उतने ही होते हैं जितनी मात्र कोशिका में, क्योंकि इनकी मात्र कोशिका कौन सी है? ये। तो यहाँ पर हुआ समसूत्री विभाजन और यहाँ पर हुआ अर्धसूत्री विभाजन। इसका मतलब ये है कि अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम चरण अर्धसूत्री विभाजन का होता है और दूसरा चरण समसूत्री विभाजन का होता है। तो जैसे ही पूरा चरण होता है, 2 चरण कंप्लीट होते हैं, तो स्टार्टिंग में 1 थी और फाइनली हमें 4 कोशिका प्राप्त हो गई। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन किस में हुआ? विकसित जीवों में हुआ या यूकेरियोटिक कोशिका में हुआ। और जनन कोशिका में होता है, जिसे आप अन्य नाम से जानते हो, जर्म कोशिका, लैंगिक कोशिका या सेक्स सेल। और एक कोशिका से टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हो गई? 4 हो गई। एक द्विगुणित कोशिका थी, एक द्विगुणित कोशिका थी, एक द्विगुणित कोशिका थी, जिससे 4 अगुणित कोशिका बन गई। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, इसका थोड़ा सा खोज देख लेते हैं अपन। खोज रह गई थी, तो खोज किसने करी थी? खोज करी थी दोस्तों हर्टविग ने। हर्टविग एक साइंटिस्ट है, देख पा रहा आपको? हर्टविग ने खोज करी थी। हर्टविग ने क्या करा था दोस्तों? खोज करी थी। और नाम दिया था फार्मर एवं मुरे। 2 साइंटिस्ट थे, फार्मर एवं मुरे, इन्होंने नाम दिया था। और खोज किसने करी थी अर्धसूत्री विभाजन की? तो हर्टविग ने। चलिए लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर तरीके से, फिर बढ़ते हैं आगे।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कि अर्धसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम संतति कोशिकाओं में कितने रह जाते हैं? आप बताएंगे 23 हो जाते हैं। ठीक, जो एक कोशिका से 4 कोशिका बनी और उन्हीं कोशिकाओं को कहा जाता, उन्हीं कोशिकाओं में होता है अंडाणु और शुक्राणु। मतलब अंडाणु का निर्माण कैसे होता है? जो हमारे अर्धसूत्री विभाजन होता है उसी से अंडाणु का निर्माण होता है और अर्धसूत्री विभाजन से ही शुक्राणु का निर्माण होता है। जो हमारे 4 जो कोशिका बनी थी फाइनली वही थे अंडाणु और शुक्राणु। पुरुष में शुक्राणु, महिला में वही होते हैं अंडाणु। क्या बात समझ पाए आप? ठीक है, तो मैं एक और अच्छे से समझा देता हूँ। तो आपका जो मियोसिस है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन से फाइनली बना क्या हमारे पास? जो कोशिका बनी उसमें महिला में या ऐसा लिख सकते हो फीमेल में, फीमेल और एक तरफ लिख लेंगे मेल। ठीक है, तो फीमेल में क्या बना? अंडाणु। फीमेल में क्या बना? अंडाणु। और मेल में क्या बना? शुक्राणु। शुक्राणु। अंडाणु को बोला जाता है ओवम यानी अंडा और शुक्राणु को कहा जाता है स्पर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए। अंडाणु का निर्माण जिस कोशिका ने करा उस कोशिका का नाम था उगोनिया। क्या नाम था? उगोनिया। उगोनिया, उगोनिया, गोनिया। अंडाणु का निर्माण जिस कोशिका ने करा उसका नाम क्या था? उगोनिया। और शुक्राणु का निर्माण जिस कोशिका ने करा उसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, 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 टोमेटोगोनिया, उगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया और उगोनिया। ठीक है, चलिए तो अंडाणु का निर्माण जिस कोशिका ने करा तो ऐसे लिख सकते हैं उगोनिया कोशिका ने या उगोनिया सेल ने, उगोनिया कोशिका ने किसका निर्माण किया? अंडाणु का। और स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया कोशिका ने किसका निर्माण किया? शुक्राणु का। तो उस विधि का नाम क्या है? उस विधि का नाम क्या है जिसमें उगोनिया कोशिका अंडाणु का नाम, अंडाणु का निर्माण करती है? तो उस विधि का आप नाम लिखेंगे तो आप बोलेंगे ऊजुनोसिस। ऊजिनेसिस। क्या नाम लिखेंगे आप? ऊजिनेसिस, जेनेसिस, ऊजिनेसिस। ठीक है, और यहाँ पर वह विधि जिससे स्पर्मेटोगोनिया कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है उस विधि का नाम, ये क्या है? विधि। ये क्या मेरे भाइयों? विधि। उस विधि का जो नाम है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, 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 स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए। मियोसिस विभाजन में फाइनली जो कोशिका बनी वही थी अंडाणु और शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण जिस कोशिका से हुआ, मात्र कोशिका, उसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया कोशिका से बना शुक्राणु, स्पर्मेटोगोनिया से बना शुक्राणु। और जिस विधि से यह हुआ उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। और अंडाणु का निर्माण जिस कोशिका से हुआ उसका नाम है उगोनिया। और जो विधि अप्लाई हुई उसका नाम है ऊजुनोसिस। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखो, अभी आपका बन गया है शुक्राणु और अंडाणु, है ना? शुक्राणु यानी स्पर्म और अंडाणु यानी ओवम। ठीक है, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो बनता है युग्मनज। युग्मनज, और युग्मनज को कहा जाता है जाइगोट। जाइगोट, ठीक है, यही पहली कोशिका होती है मानव जीवन की प्रथम कोशिका। क्या बोल सकते हैं?
मानव जीवन की प्रथम कोशिका, मानव जीवन की कौन सी कोशिका? फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन लाइफ। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट मानव जीवन की न्यू कीट, मानव जीवन की न्यू की ईट। और इसी युग्मनज में अब आप लोग मुझे सोच के बताना कि कैसा विभाजन होगा जिससे इतना सा छोटा जीव इतना पहाड़ जैसा शरीर बन जाता है। हाथी का बच्चा देखा, स्टार्टिंग में छोटा रहता फिर बड़ा सा हाथी जैसा बन जाता। आप भी तो छोटे से थे, आप धीरे धीरे आज इतने बड़े पहाड़ जैसे हो गए। बताओ कौन सा विभाजन होगा? बताओ। देखो, युग्मनज में होगा समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन से क्या होगा? संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों ये है आपकी पूरी स्टोरी कोशिका विभाजन की। ठीक है, केवल इतनी ही चीज़ आपकी एग्जाम में आ जाती। मैं बहुत ज़्यादा डीप अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो चीज़ आपके लिए लेंदी हो जाती, इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और एग्जाम में कभी प्रश्न भी नहीं बनते उससे। ठीक है, जितना बन सकता था उतना मैंने पूरी कोशिश करी आपको बेस्ट देने की। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आपको कैसे क्या लग रहा है सेशन वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए दोस्तों, लिया आपने स्क्रीनशॉट। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो अगर पसंद आया है तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी लोगों का तहे दिल से फिर से शुक्रिया। इसी तरह से आप अपना प्रेम बढ़ाते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते रहिए। ठीक है, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।